हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश वापस से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य पे। तो आज मैं आया हूं नवंबर मंथ के करंट अफेयर एनालिसिस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके पार्ट 1 को लेकर। इससे पहले मैंने जून से लेकर अक्टूबर मंथ तक के ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो मॉर्निंग सेशन में जो करंट अफेयर एनालिसिस की सीरीज चल रही है, उसका भी मैंने जून से लेकर अक्टूबर मंथ तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, और वहां पर भी नवंबर मंथ अभी चल रही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और जैसा कि हमेशा शुरू करने से पहले हम एक मैप क्वेश्चन करते हैं। तो आज का मैप क्वेश्चन है, अटापाका बर्ड सेंचुरी विच वाज रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड एट। तो ये पूछा जा रहा है, ये अटापाका वर्ल्ड जो बर्ड सेंचुरी है, ये कहाँ पे है। देखिए, आपको सारा बर्ड सेंचुरी या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, इंडिया में बहुत सारे हैं। बस जो पिछले एक साल में जो इंपॉर्टेंट बन गए हैं ना आपके करंट अफेयर से रिलेटेड, या कुछ वो न्यूज में से किसी न किसी रीजन से, वो सारे चीज आपको अच्छे से याद कर लेना, बस उतना ही काफी है। क्योंकि यूपीएससी उससे ज्यादा आपको ऐसा नहीं बोल रहा है कि बर्ड सेंचुरी या लाइफ मतलब आपको एक पूरा एनवायरमेंटलिस्ट बनना है कि आपको सारा चीज आपको पता होना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये अटापा बर्ड सेंचुरी ये कहाँ पे, कोलेरू लेक जो आंध्र प्रदेश में है ना, उसके पास ही है ये अटापा बर्ड सेंचुरी है। ठीक है, मतलब वो लेक है, लेक के अराउंड में ही बनाया गया है इस तरह का, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे बर्ड रह सके। ठीक है, तो उसी ये न्यूज में इसलिए बन गया क्योंकि इनको ना एक बहुत ही अच्छा, ये जो दो स्पीसीज है स्पेशली, जो कि ग्रे पेलिकन्स और पेंटेड स्टॉक, ये दो मतलब बर्ड्स हैं जो कि काफी अच्छे मायने में अच्छे तरीके से वो ब्रीड कर पा रहे हैं, कहाँ पे, इस कोलूरा लेक के सामने। तो इसीलिए इस जो सेंचुरी है ना, अटापका बर्ड सेंचुरी जो कि कोलूरा लेक के सामने है, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से वो ब्रीड कर पा रहे हैं, तो इसीलिए ज्यादा ये न्यूज में बन गई थी। ये जो बर्ड्स है ना, ये दोनों को ही क्या एक बहुत ही थ्रेटेंड स्पीसीज का दर्जा दिया गया है आईयूसीएन की तरफ से। तो इसीलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया क्योंकि इनके द्वारा थ्रेटेंड स्पीसीज दिया हुआ है, और इस जगह में इतना अच्छा से वो ब्रीड कर पा रहे हैं, तो इसलिए ज्यादा न्यूज में बन गया। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है, पहले ये इस साइड से ऐसे करके तेलंगाना भी हुआ करता था, तो आंध्र प्रदेश इस तरह का कुछ लगता था। पर अब ये तेलंगाना, ये पार्ट यहाँ से हो गया, पार्टीशन हो गया, ये अब तेलंगाना अलग स्टेट है और आंध्र प्रदेश अलग स्टेट है। तो आप देख पा रहे होंगे, ये जो एरिया ना, ये हो गया एलुरु बोल के एक जगह है, और यहीं पर एक कोलेरू लेक है, जो जहाँ पे ये आपको बर्ड सेंचुरी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसके इस तरफ में जो है, ये गोदावरी रिवर का, ये गोदावरी डेल्टा है, ये गोदावरी रिवर है, और इसके इस तरफ में आपको कृष्णा रिवर है, कृष्णा डेल्टा है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो कि आप जान लीजिए। उसके अलावा इससे रिलेटेड ये देखते हैं कि जैसा तेलंगाना मैंने बता दिया, इस तरफ में आपको मिल जाएगा उड़ीसा, इस तरफ में आपको कर्नाटका मिल जाएगा, और इस तरफ में आपको तमिलनाडु मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर का अपना सिलसिला। बट शुरू करने से पहले हमेशा की तरह याद दिलाना चाहूंगा, जैसे ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आए, प्लीज वीडियो को पॉज करें और खुद से अटेम्प्ट करें अपने अप्रोच के हिसाब से, कि इतने दिनों से आपने क्या सीखा और किस तरह से आप अप्रोच कर रहे हैं। अगर आंसर सही आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर गलत आ रहा है तो किस जगह में गलत आ रहा है, उसके बाद मेरे आंसर का वीडियो को प्ले करके आप देखिए कि आप कहाँ पे गलत हो रहे हैं। अगर सही है तो बहुत अच्छा, आप सही चल रहे हैं। अगर गलत है तो प्लीज अपनी गलतियों को आप खुद ही एनालाइज करिए, ये सबसे ज्यादा बेहतर होता है किसी भी चीज को। मतलब जब तक आप खुद एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आपको मतलब उस तरह का फील नहीं आएगा, उस तरह का आपको एहसास नहीं होगा कि हाँ मुझे और बेहतर करना चाहिए। ठीक है, किसी और के बोलने से आप कितना भी कर लोगे, उतना 100% आप नहीं दे पाओगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन राइनो विजन 2020। तो ये राइनो विजन से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, और पूछा जा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहला ही क्वेश्चन मैंने इस तरह का दिया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पहला जो स्टेटमेंट बोल रहा है कि इट वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मतलब एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा क्या ये लॉन्च किया गया है, वो भी WWF इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके। तो चलिए देख लेते हैं ये क्या सही बात है या गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है कि द विजन इज टू अटेन पॉपुलेशन ऑफ 1000 वाइल्ड राइनोज इन असम। तो क्या असम में 1000 वाइल्ड राइनोज को पॉपुलेशन कराने का इनका एक विजन है। तो चलिए देख लेते हैं सही है या गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है, प्रोग्राम इन्वॉल्व्स वाइल्ड टू वाइल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ राइनोज। तो क्या प्रोग्राम में क्या वाइल्ड टू वाइल्ड कैसे करके ट्रांसलोकेट किया जा सकेगा राइनोज का, इसमें ये प्रोग्राम में रखा गया है क्या। चलिए देख लेते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 3 सही है, क्योंकि हाँ ये इन्वॉल्व किया है वाइल्ड टू वाइल्ड ट्रांसलोकेशन ऑफ जो भी राइनोज है ना, उनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बट ये 1000 वाइल्ड राइनोज नहीं रखा गया है, ये 3000 रखा गया है पूरा असम में। ठीक है, वो भी कब तक, 2020 तक में ही इसका इनका इस विजन के तहत टारगेट है। ठीक है, इसके अलावा ये जो पहला बात बोल रहा है कि राइनो जो भी से रिलेटेड, ये मिनिस्ट्री मतलब एनवायरमेंट मिनिस्ट्री तो है ही नहीं इसमें। क्यों,
क्योंकि ये लॉन्च किया गया है असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, और वो भी WWF इंडिया जो है, ये तो सही बात है कि WWF इंडिया के साथ पार्टनरशिप करके। इसके साथ और भी कुछ बॉडी है जैसे कि इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन और US फिश एंड वाइल्ड लाइफ सर्विस, जो कि 2005 से ही ये चला आ रहा है। ठीक है, तो उसमें अब ये इंडियन राइनो विजन 2020 अभी लाने का सोचे हैं, जिस प्रोग्राम के तहत 3000 वाइल्ड राइनोस करने का उनका टारगेट है 2020 तक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्चुअल आईडी। वर्चुअल आईडी काफी है रहता है आजकल न्यूज में, क्योंकि आधार का सिक्योरिटी और प्राइवेसी से रिलेटेड काफी कुछ रहता है हमेशा। या तो न्यूज पेपर में आपको कुछ मिल जाएगा, या तो आपको टीवी चैनल्स की मीडिया के माध्यम से भी आपको बहुत कुछ सुनने को मिलता होगा आधार के प्राइवेसी से रिलेटेड। तो ये वर्चुअल आईडी का एक कंसेप्ट आया है। चलिए पहले 3 स्टेटमेंट और आंसर देख लेते हैं, उसके बाद मैं इसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ। ठीक है, तो 3 स्टेटमेंट में आपको करेक्ट बताना है, पहला बात। दूसरा बात ये बोल रहा है कि आपको ये जो 3 स्टेटमेंट दिया है उसमें पहला जो स्टेटमेंट में बोल रहा है कि आपको 12 डिजिट का नंबर है ये वर्चुअल आईडी। तो क्या 12 डिजिट है या 14 डिजिट है या 16 डिजिट है या 8 डिजिट है, ये आपका क्लियरिटी होना चाहिए, तब जाके आप इस तरह के क्वेश्चन को आंसर कर पाओगे। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट हो गया आईडी कैन बी जनरेटेड एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल। तो एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, ये क्या सही बात है? चलिए देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है वंस आधार नंबर कैन बी डिराइव फ्रॉम द वर्चुअल आईडी जनरेटेड। मतलब अगर आधार नंबर अगर वर्चुअल आईडी से क्या अगर आपके पास है, तो क्या आप आधार नंबर उससे जनरेट कर सकते हैं क्या? ये यहाँ पे सही बात है या गलत है? चलिए देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है। मतलब आईडी कार्ड कैन बी जनरेटेड एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल, जितना बार चाहे आप आईडी कार्ड जनरेट कर सकते हैं, मतलब ये वर्चुअल आईडी। ठीक है, बट ये जो बात बोला ये 12 डिजिट का नंबर नहीं है, ये 16 डिजिट का नंबर है। ठीक है, ये 16 डिजिट का एक वर्चुअल आईडी नंबर है। देखिए आधार कार्ड जो होता है वो आपका 12 डिजिट का होता है। ठीक है, जितना आधार नंबर जो आपका है ना वो 12 डिजिट का है, बट उसको आप अगर हर जगह नहीं देते हैं प्राइवेसी का इशू से रिलेटेड, क्योंकि आपका सारा डेटा रहता है आधार नंबर पे आधारित ही रहता है, तो इसीलिए ये जो आधार नंबर हम लोग नहीं देते हैं। हम लोग जाके मतलब खुद ही आप ऑनलाइन आप अपना एक वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं आधार के वेबसाइट पे जाके। ठीक है, UIDAI का वेबसाइट में जाएंगे तो खुद आप एक वर्चुअल आईडी जनरेट कर लेंगे। तो आप वर्चुअल आईडी चाहे जितना बार आप जब जाएंगे ना, आप ऑनलाइन अपना पोर्टल अपना क्रेडेंशियल डालेंगे, तो आप जितना बार चाहे उतना बार अपना वर्चुअल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ही आप दूसरा वर्चुअल आईडी जब भी क्रिएट करेंगे तो पहला वाला जो वर्चुअल आईडी है वो लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बोला कि आप जितना बार चाहे आधार से वर्चुअल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, बट अगर आपके पास वर्चुअल आईडी है किसी का, तो आप वर्चुअल आईडी से आधार कार्ड नहीं क्रिएट कर सकते। इसलिए ये स्टेटमेंट 3 गलत है। ठीक है, और स्टेटमेंट 1 भी मैंने बता दिया। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इको सेंसिटिव जोन। तो इको सेंसिटिव जोन से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और करेक्ट स्टेटमेंट ही बता रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये जो ESZ है ना, ये आर नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ये नोटिफाई किया जाता है अराउंड प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। तो क्या सही बात है? चलिए देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है द एक्ट एज अ ट्रांसिशन जोन फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रोटेक्शन टू एरियाज इन्वॉल्विंग लेसर प्रोटेक्शन। ये क्या सही बात है? ये एक्ट एज अ ट्रांसिशन जोन की तरह है। चलिए देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट है इको सेंसिटिव जोन्स आर डिफाइंड एंड मेंशन्ड इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो क्या ये 1986 में ये डिफाइन किया हुआ है? चलिए देख लेते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 2 तो सही है, स्टेटमेंट 3 गलत है। क्योंकि ये जो बोल रहा है ना कि इको सेंसिटिव जोन बोल के आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा इस एक्ट में कहीं भी। ठीक है, ये जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है, इसका पूरा आप एक्ट पढ़ लोगे, आपको कहीं भी इको सेंसिटिव जोन बोल के नहीं लिखेगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा डज नॉट मेंशन। बट हाँ, ESZ है ना, इसको रेगुलेट किया जाता है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉडी है। तो ये रेगुलेशन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है, क्योंकि बट लेकिन ऐसा बात नहीं है कि एनवायरमेंट एक्ट में आपको मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस। तो हमने ये करंट अफेयर एनालिसिस वाले सेशन में भी डिस्कस किया था ये आइकॉनिक प्लेसेस से रिलेटेड। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आइकॉनिक प्लेसेस से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें फिर से करेक्ट ही बताना है। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो आइकॉनिक प्लेसेस है इज एन इनिशिएटिव अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। तो क्या स्वच्छ SBM के अंदर है ये? चलिए देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है इट इज अ स्पेशल क्लीन अप इनिशिएटिव फोकस ऑन ऑल आइकॉनिक हेरिटेज स्पिरिचुअल एंड कल्चरल प्लेसेस इन द कंट्री। तो क्या सारे के सारे जितने भी आइकॉनिक हेरिटेज है इन सबको ये क्लीन करने का ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है, उसको फोकस किया गया है इसमें। चलिए देख लेते हैं। तीसरा बोल रहा है कि ये जो इनिशिएटिव है कोऑर्डिनेट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा,
और अर्बन डेवलपमेंट और कल्चरल मिनिस्टर, उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का भी सपोर्ट लेते हुए, और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का भी, जहां पर भी वो आइकॉनिक प्लेसेस है। तो ये क्या सही बात है? चलिए देख लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 3 सही है। मतलब ये तो बात है कि इतने सारे मिनिस्ट्रीज और स्टेट्स का सपोर्ट करके ये आइकॉनिक प्लेसेस पे काम किया जा रहा है। बट स्टेटमेंट 1 गलत है, सॉरी स्टेटमेंट आपको 2 गलत है। क्यों? क्योंकि ऑल आइकॉनिक प्लेसेस नहीं है, जैसा मैंने आपको कीवर्ड बताया था। ये कुछ सेलेक्ट किया गया है आइकॉनिक प्लेसेस, मतलब ये जो है कुछ कुछ सेलेक्ट किया जा गया है आइकॉनिक हेरिटेज, स्पिरिचुअल और कल्चरल प्लेसेस, जिसमें जैसे वैष्णो देवी का ये आया, फिर अजमेर शरीफ आया। तो ये सब कुछ कुछ प्लेसेस को सेलेक्ट किया गया है। उसके बाद फिर आइकॉनिक प्लेसेस, मतलब उसको स्वच्छ भारत, वहां पे स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस के तरफ में काम किया जाएगा। तो ऐसा सारा का सारा नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपको फिर से 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहाँ करेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि आईएनओ इज द ओनली tripartite UN agency since 1919 that brings together governments, employers and workers। तो ये क्या ऐसा ट्रिपर्टाइट, ओनली एकमात्र यूएन का ट्रिपर्टाइट मतलब एक बॉडी है जो कि गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स तीनों को ही एक जगह लाता है। चलिए देख लेते सही है या गलत। दूसरा स्टेटमेंट, इंडिया हैज रेक्टिफाइड मोर देन हाफ ऑफ द आईएलओ कन्वेंशन। तो आईएलओ ने जितना भी आज तक कन्वेंशन निकाला है ना, उसमें रेक्टिफाइड का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी इंटरनेशनल बॉडी के द्वारा कन्वेंशन निकाला जाता है, वो फिर जो भी कंट्रीज, रेस्पेक्टिव कंट्रीज अपने पार्लियामेंट में जब उसे पास करते थे ना, तब उसको मतलब हुआ कि उस कन्वेंशन को रेक्टिफाइड कर दिया गया है उन कंट्री के द्वारा। तो मान लीजिए आईएलओ के द्वारा 100 कन्वेंशन अभी तक में निकाला गया होगा 1990 से अभी तक में। तो 100 में बोल रहा है यहाँ पे कि क्या इंडिया ने मोर देन 50 कन्वेंशन को अपने पार्लियामेंट में पास किया है। चलिए देख लेते हैं सही है गलत। उसके अलावा आईएलओ है ना, ये अपना 100th एनिवर्सरी 2019 में मनाए। तो ये देखिए 1919 से 2019 तो सही लग रहा है। चलिए देखते हैं क्या आंसर एग्जैक्टली यही है कि नहीं। अगला स्टेटमेंट है, फ्यूचर ऑफ वर्क इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय आईएलओ। तो ये फ्यूचर ऑफ वर्क इनिशिएटिव भी क्या आईएलओ के द्वारा ही लॉन्च किया गया? चलिए देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 2 गलत है, क्योंकि मोर देन हाफ नहीं है, हमने सिर्फ अभी तक 47 कन्वेंशन को रेटिफाई किया, मतलब अपने पार्लियामेंट से पास किया है। टोटल 189 अभी तक पिछले 100 साल में आईएलओ के द्वारा कन्वेंशन पास किया गया था, जिसमें हमने सिर्फ 47 ही अपने देश में पास किया है। ठीक है, और आईएलओ 100 साल का 2019 में अपना 100 सेंचुरी भी बना, मतलब एनिवर्सरी भी मना लिए हैं। इसी के साथ जो आईएलओ का एक ओनली, ये एक ही मात्र ट्रिपरटाइट यूएन एजेंसी है जो कि गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स को एक जगह लेके आते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, स्केप। हमने मॉर्निंग वाले सेशन में अच्छे से इसके बारे में डिस्कस किया था, स्केप से रिलेटेड। तो ये 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सही देंगे। तो पहले स्टेटमेंट में जो बोल रहे हैं कि इट इज द रीजनल डेवलपमेंट आर्म ऑफ द यूनाइटेड नेशन फॉर द एशिया पैसिफिक रीजन स्टेबलाइज इन 2000। तो क्या इसे 2000 में स्टेबलाइज किया गया है, और ये क्या रीजनल डेवलपमेंट आर्म है यूनाइटेड नेशन एशिया पैसिफिक रीजन का। चलिए देख लेते हैं, ये हो गया पहला स्टेटमेंट का कीवर्ड। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज द लार्जेस्ट यूनाइटेड नेशन बॉडी। ये क्या लार्जेस्ट यूनाइटेड नेशन बॉडी है जो कि एशिया पैसिफिक रीजन में काम करता है। चलिए देख लेते हैं। तीसरा बोल रहा है कि इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ यूएनईएससीएफ, मतलब यूनाइटेड नेशन का जो एस्केप है ना, इसका बोल रहा है कि इंडिया इसका फाउंडर मेंबर है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 2 और 3 तो करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 गलत है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है और ये लार्जेस्ट यूनाइटेड नेशन बॉडी है एशिया पैसिफिक रीजन में, बट स्टेटमेंट 1 गलत है। क्यों? क्योंकि इसका स्टेबलाइज कब, ये 2000 में नहीं, ये बहुत ही पुराना बॉडी है। जब हम लोग 90 आज़ादी हमें मिली थी, उसी वक्त बैंकॉक में इसका हेडक्वार्टर बनाते हुए वहाँ पे इसका स्टेबलाइजेशन किया गया था। ठीक है, स्केप का। ठीक है, तो एशिया पैसिफिक रीजन का जो मेन हेडक्वार्टर वो बैंकॉक है, जो कि थाईलैंड का कैपिटल है, और ये वहीं से, तो इसलिए ये 2000 नहीं है बोल के स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो ये ट्रिपल आई से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और करेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि नीति आयोग वाज इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव्स एज द नॉलेज पार्टनर रिलीज्ड द इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो ऐसा क्या सही बात है कि नीति आयोग मतलब इस तरह का कॉम्पिटिटिव मतलब पार्टिसिपेट किए हैं कि उनके द्वारा इस तरह का इंडिया इनोवेशन इंडेक्स निकालने में मदद किया गया? चलिए देख लेते हैं।
दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि तमिलनाडु इज द मोस्ट इनोवेटिव सेक्टर। तो क्या तमिलनाडु है या वेस्ट बंगाल है या पंजाब है, इसके बारे में आपको होना चाहिए। तो ये हो गया सेकेंड स्टेटमेंट का कीवर्ड। बोल रहा है फिर तीसरा में टॉप 10 मेजर स्टेट्स आर मेजरली कंसर्न इन सदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया। जो टॉप 10 है वो क्या सदर्न और वेस्टर्न इंडिया में ही है। चलिए देख लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी हो गया सही। हाँ ये करेक्ट। ज्यादातर जो भी टॉप 10 जो मेजर स्टेट्स आए हैं ना ये ट्रिपल आई में, ये कहाँ सदर्न या वेस्टर्न इंडिया के ही हैं। और ये तमिलनाडु नहीं है, कर्नाटका है जो टॉप में है। इसीलिए स्टेटमेंट 2 गलत हो गया। बट स्टेटमेंट 1 सही है, क्योंकि नीति आयोग ही है जिन्होंने, जिनके साथ मतलब इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने एज ए नॉलेज पार्टनर बनते हुए ये इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 का निकाला है। ठीक है। इसके अलावा सिक्किम और जो दिल्ली है ना, ये टॉप स्पॉट्स रहे अपने नॉर्दर्न ईस्टर्न मतलब नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट्स के मामले में। ठीक है। और मतलब यूनियन टेरिटरी, दिल्ली तो यूनियन टेरिटरी पे आ गया ना, तो नॉर्थ ईस्टर्न, हिल स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाले कैटेगरी में सिक्किम और दिल्ली टॉप में थे। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑपरेशन पीस स्प्रिंग, जिसे हमने अच्छे से इससे डिस्कस भी किया था अपने एनालिसिस वाले सेशन में। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का, डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक से है, आपको 5 सेकंड नहीं लगेगा इसका आंसर करने में। बस आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड करके समझने का और आपको रिकॉल करने का देरी है कि आपने कब और कैसे करके क्या चीज में ये पढ़ा था। ठीक है। तो ऑपरेशन पीस स्प्रिंग किससे रिलेटेड है, तो ये तुर्की से रिलेटेड है। ठीक है। क्या हुआ था, जब यूएस फोर्स ने अपना फोर्स मतलब अपना सीरिया से जब वो लेके वापस चले गए थे यूनाइटेड स्टेट, तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स का कोई ट्रूप्स थे नहीं, तो इस जगह में क्या सीरिया ये एरिया हो गया, उसी से जुड़े हुए तुर्की है यहाँ पे। तो तुर्की ने क्या किया, अपना पूरा जो सोल्जर्स है ना अपने फोर्स को इस सीरिया के बॉर्डर में लगाया, और उसके बाद एक पीस टाइप का ऑपरेशन वहां पे चलाया, ताकि जो भी वहां के जो सीरियन आपको एक तरह से जो एक्टिविस्ट है ना उनको कंट्रोल कर सके, ताकि यूएस के तो ट्रूप्स थे नहीं वहां पे, जिनको यूएस के ट्रूप्स कंट्रोल कर रहे थे, अब तो वहां नहीं है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए तुर्की का इस तरह का ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ मिलिट्री मेडिसिन फॉर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट्स। तो इस टॉपिक से रिलेटेड भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था, उम्मीद करता हूँ आप लोग याद कर पा रहे होंगे। तो 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है इस क्वेश्चन का। तो पहला स्टेटमेंट में द कॉन्फ्रेंस वाज द फर्स्ट मिलिट्री कोऑपरेशन इवेंट होस्टेड बाय इंडिया अंडर द एससीओ डिफेंस कोऑपरेशन प्लान 2019-20। तो क्या यह फर्स्ट मिलिट्री कोऑपरेशन है, तो चलिए देख लेते हैं क्या सही है या गलत है, फर्स्ट है कि सेकंड है या फिफ्थ है। दूसरा स्टेटमेंट है इट वाज टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द फील्ड ऑफ मिलिट्री मेडिसिन, बिल्ड कैपेसिटीज एंड ओवरकम कॉमन चैलेंजेस। तो देखिए ये एक तरह का स्टेटमेंट क्या है, एक तरह से इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है, आपको पढ़ के ही पता चल रहा होगा कि ये जो टॉपिक दिया हुआ है इसी को ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और ये हम समझ भी रहे हैं। ठीक है। बढ़ते हैं हम तो आंसर की तरफ। तो क्या है ऑप्शन डी, यानी कोई भी यहाँ पे इनकरेक्ट है ही नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट 2 तो पता चल रहा है, मैं तो आपको पहले ही बोला कि एक तरह से एक्सप्लेन कर रहा है, कहीं भी आपको कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा है क्या। ये सब तो बेनिफिट के लिए, इस तरह का चीज ही तो सबको चाहिए, इस तरह का आपको मतलब इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बना के इस तरह का कॉन्फ्रेंस करने का मतलब क्या हुआ, ये जो सेकंड स्टेटमेंट में है। बट पहला स्टेटमेंट बस हम लोग को पता होना चाहिए, तो ये पहला है क्या, हाँ ये फर्स्ट मिलिट्री कोऑपरेशन था। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के। which of the following are the member states of Shanghai Cooperation Organization। तो ये देखिए एससीओ ना काफी ज्यादा न्यूज में, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे कुछ कुछ इनिशिएटिव, कुछ कुछ हम लोग बायलैटरल रिलेशन जो है ना इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ और इनके मेंबर्स के साथ हम लोग किए हैं हाल ही में, तो इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बोला जा रहा है कि ये कौन कौन से मेंबर, इस कंट्रीज इसके मेंबर्स है। ठीक है। मैंने मॉर्निंग वाले सेशन में पूछा भी था कि आप एससीओ का मेंबर्स जो भी है आप मुझे बताइए, तो उम्मीद करता हूँ अगर आप उस वक्त देखे होंगे तो अभी आप आसानी से इसका आंसर भी दे पाएंगे। तो ऑप्शन ए हो गया सही, यानी सिर्फ तुर्कमेनिस्तान जो है ना ये नहीं है, बाकी ये चारों के चारों ही पार्ट है। ठीक है। टोटल कितने 8 है, जिसमें 7वां और 8वां कौन है, इंडिया और पाकिस्तान, बाकी 6 के 4 तो इधर देख लिया, और 2 बताइए तो कौन बच गया यहाँ पे दोनों। ठीक है। 2 कौन सा बच गया जल्दी से बताइए। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। आप लोग जितना हो सके जो भी क्वेश्चन में बोल रहा हूँ ना, तो प्लीज एटलीस्ट आप लोग गूगल जरूर कर लीजिए, या आप कहीं पर साइड में लिखते रहिए और एक जगह जैसे वीडियो कंप्लीट करके आप एक बार जरूर उसमें ध्यान दीजिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फुजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। तो ये फुजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर से रिलेटेड काफी हमारे गवर्नमेंट के द्वारा अच्छे अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं, तो इसलिए ये ज्यादा न्यूज में था, इसलिए मैंने इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन लेके आया। तो 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें पूछा जा रहा है फिर से करेक्ट ही। ठीक है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ए पर्सन इज डिक्लेयर फुजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बाय अ स्पेशल कोर्ट सेट अप अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002।
तो क्या पीएमएलए 2002 के अंदर एक स्पेशल कोर्ट गठन किया जाता है और उसके बाद किसी पर्टिकुलर पर्सन को इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित भी किया जाता है। ये क्या सही बात है? चलिए देख लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर इंक्लूडिंग बिनामी प्रॉपर्टी कैन बी कॉन्फिस्केटेड वंस ही इज डिक्लेयर्ड सो बाय द स्पेशल कोड। ये कॉन्फिस्केटेड मतलब क्या हुआ कि किसी तरह से, मतलब आप अगर कोई चीज वहां पे नहीं मिल रहा है तो आप उसको अपना कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि कैन बी कॉन्फिस्केटेड वंस ही इज डिक्लेयर्ड बाय द स्पेशल कोर्ट, मतलब स्पेशल कोर्ट से अगर यदि फुगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया गया तो उनका जितना प्रॉपर्टी है ना उनको वो कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और बोल रहा है कि प्रॉपर्टीज अब्रॉड आर नॉट लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन। तो क्या अब्रॉड का प्रॉपर्टी लायबल नहीं है? कि अगर आपका जो, जैसे ये आपको हो गया क्या, माल्या, उसका प्रॉपर्टी लंदन में था, तो क्या हमारे पास पावर है कि इस बिल के तहत हम लोग लंदन का प्रॉपर्टी उनका हम लोग कैप्चर कर सकते हैं? तो यही पूछा जा रहा है, यही बोला जा रहा है, मतलब तीसरे स्टेटमेंट में। तो चलिए करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा गया है, क्या है आंसर देख लेते हैं। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 तो सही है, 3 गलत है, क्योंकि नॉट लायबल वाला बात नहीं है। हम लोग के इस एक्ट के तहत हम लोग के पास पावर है कि हम लोग लंदन में हो या यूएस में कहीं पर भी हो, उनका अब्रॉड में कोई भी प्रॉपर्टी हो, अगर वो हमारे कंट्री में वो ऑफेंडर घोषित हो चुका है, प्रूफ हो चुका है, तो हम उनका कोई भी फॉरेन का भी प्रॉपर्टी हम लोग कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, मतलब अपने अंदर कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक है, सॉरी अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड द मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स। तो इन ये पीएमआई और आईआईपी से रिलेटेड आपको दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको इसका इकोनॉमिक्स, इससे पीछे इसका जो बैकग्राउंड है ना इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ये आपको पता होना चाहिए। ये न्यूज़ में इसलिए बन गया क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट है ना उसमें ये जो दो टॉपिक है ना, ये दो को जो आपको आईआईपी और एमपी पीएमआई इससे रिलेटेड वहाँ पे कुछ मेंशन था, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को भी लेकर आया। उम्मीद करता हूँ आप लोग इकोनॉमिक के ये सब टर्म से क्लियर होंगे, तो आपको शायद ज़्यादा इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। बट फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोशिश करूंगा मैं कि इसको मैं अभी तो एक्सप्लेन उतना अच्छे से नहीं कर पाऊँ, बट मैं इससे रिलेटेड कुछ वीडियो बना दूं, क्योंकि मैं अगर अभी आंसर करने लगा तो बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स का वो जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो अभी चल रहा है ना एक फ्लो, वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं अगर किसी एक टॉपिक को ही पूरा एकदम बताने लगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर का भी डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। हल्का फुल्का बस करेंगे, इसका अप्रोच जानेंगे, इसको हम इस मतलब ये जो एमसीक्यू का जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं इसका मतलब बस हम लोग अप्रोच देखेंगे, छोटा मोटे चीज जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सब जो मैक्सिमम जो टॉपिक्स हम यहाँ पे एमसीक्यू में करते हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको एनालिसिस वाले सेशन में कर लिया होता है, तो इसलिए मैं उतना ज्यादा यहाँ पे नहीं करता हूँ, ठीक है। तो क्या बोल रहा है पहला स्टेटमेंट है, बोथ आर गॉज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो क्या दोनों के दोनों ही गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है? चलिए देख लेते हैं। बोथ आर बेस्ड ऑन सर्वेज एंड हेंस रिप्रेजेंट ओनली अ सैंपल ऑफ द एंटायर फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, एक सैंपल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही ये रिजेंबल करता है। चलिए देख लेते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी सेकंड स्टेटमेंट तो सही है कि हाँ ये रिप्रेजेंट एक सैंपल ऑफ द एंटायर जो भी फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना उसका एक सैंपल को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, दोनों के दोनों ही, ठीक है। और ये दो जो बोला ना बोथ आर गॉज्ड बाय द गवर्नमेंट, ये सही नहीं है। एक जो आईआईपी है ना ये गॉज्ड बाय द गवर्नमेंट होता है, बट जो पीएमआई है ना ये प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर एनालिसिस है ना वो ये सब काम करते हैं, मतलब पीएमआई से रिलेटेड, ठीक है, वो सर्वे का काम करते हैं पीएमआई का। तो इसीलिए ये पहला स्टेटमेंट आपको गलत हो गया और दूसरा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो आरईआईटी से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट में बोल रहा है कि आरईआईटीज आर म्यूचुअल फंड लाइक इंस्टीट्यूशन दैट एनेबल इन्वेस्टमेंट्स मेनली इन कंप्लीटेड एंड रेवेन्यू जनरेटिंग रियल एस्टेट एसेट्स। तो ये क्या सही बात है? क्या ये म्यूचुअल फंड लाइक इंस्टीट्यूशन की तरह हो रहा है और एनेबल करता है इन्वेस्टमेंट को? चलिए देख लेते हैं। आरईआईटीज आर रेगुलेटेड बाय द सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर इन इंडिया। तो क्या रेगुलेटेड किया जाता है सिक्योरिटी मार्केट जो भी है इंडिया में उसके द्वारा? चलिए देख लेते हैं। तीसरा बोल रहा है कि आरईआईटी जो है ना वो लॉन्च एज एन आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफिसर। ये भी एक इकोनॉमिक से रिलेटेड एक टॉपिक है और एक टर्म है, उम्मीद करता हूँ आप लोग को इससे रिलेटेड भी पता होगा, तो नहीं है तो प्लीज आप लोग कोशिश करिए अपने नोट्स में या वापस से रिवीजन करिए। आई थिंक अगर रमेश शर्मा आप लोग पढ़े हुए होंगे तो आप लोग इससे रूबरू होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कोशिश करूंगा आपको कमेंट बॉक्स में ही इसे क्लियर करने का। अगर नहीं कर पाऊंगा, ऐसा मुझे लग रहा है ये टॉपिक पूरा का पूरा, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना जल्दी हो 1 से 2 दिन के अंदर आपको एक सारा जितने भी डाउट्स हैं उसका मैं एक वीडियो छोटा सा बना के आपको बता दूं, ठीक है।
इसके अलावा तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। चलिए देखते हैं, तीनों स्टेटमेंट का तो स्टेटमेंट और कीवर्ड देख ही लिए, तो आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी यानी तीनों के तीनों ही सही है। आरईआईटी अगर लॉन्च मतलब कैन बी लॉन्च्ड एज एन आईपीओ, ये भी बोला जा रहा है, मतलब आईपीओ के तरह भी आरईआईटी को लॉन्च किया जा सकता है। उसके अलावा ये एक म्यूचुअल फंड लाइक इंस्टीट्यूशन है। उसके अलावा ये इनको रेगुलेट जो करेंगे वो कौन करेंगे? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी के द्वारा, मतलब एकदम मैंडेटेड है पूरा तरह से कि इनका जो भी एक्सचेंज और इनिशियल आईपीओ वगैरह होगा ना, जिससे वो मनी को रेज करेंगे अपनी आरईआईटीज में, तो ये सब चीज के लिए सेबी का उनका परमिशन जरूरी ही है, वही उनका रेगुलेशन करेंगे। ठीक है। उसके अलावा ये भी बोला जा रहा है कि इन्वेस्टर कैन अप्लाई फॉर इन्वेस्टमेंट इन द आरईआईटी थ्रू हिज डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट भी आप सुने होंगे, आप अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आपको डीमैट अकाउंट खुलाना है, तो स्पेशली आपको जाके अपने बैंक, जो भी जिस भी अकाउंट बैंक में आपका अकाउंट है, वहां जाके आपको डीमैट अकाउंट खुलाना पड़ता है। तभी आप शेयर मार्केट वगैरह में भी अगर आपको इंटरेस्टेड है तब आप डीमैट अकाउंट के साथ ही कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आप ऑनलाइन या फिलिंग, ये सब जो डीमैट अगर अकाउंट है ना, तब आप ऑनलाइन या आप बाय फिलिंग ऑफ द आईपीओ फॉर्म भी हम कर सकते हैं, इंडिकेटिंग डीमैट अकाउंट डिटेल्स। आप अपना डीमैट अकाउंट डिटेल्स देते हुए आप आरईआईटी का इन्वेस्टमेंट जो भी है ये कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेवलपमेंट बैंक्स। तो डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड आपको 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि डेवलपमेंट बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड ओनली शॉर्ट टर्म, देखिए ओनली शॉर्ट टर्म क्रेडिट फॉर कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला स्टेटमेंट है सच बैंक्स ऑफन लेंड एट लो, ठीक है, ऑफन लेंड एट लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट विद कंसिडरेबल सोशल बेनिफिट्स। तो क्या सही बात है कि ये बैंक क्या लो इंटरेस्ट रेट में भी आपको कुछ सर्टेन बेनिफिट्स के साथ ये लोन देते हैं? चलिए देख लेते हैं। डेवलपमेंट बैंक्स आर ऑफन सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ टैक्स इंसेंटिव्स एंड प्राइवेट सेक्टर। तो ऐसा ये क्या सही बात है कि गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट भी किया जाता है इस ऐसे डेवलपमेंट से रिलेटेड वाले बैंक को? ठीक है। चौथा स्टेटमेंट है कि आईडीबीआई वाज सेटअप एज एन एपेक्स बॉडी ऑफ ऑल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। आईडीबीआई एक बैंक है, आप मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप लोग को पता होगा इस बैंक से रिलेटेड। तो बोला जा रहा है कि इस बैंक को ही एक सबसे एपेक्स, मतलब एकदम सबसे मेन बॉडी डेवलपमेंट इशू से रिलेटेड, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड ये आईडीबीआई को ही बनाया गया था। तो ये क्या सही बात है? करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है और हमें देखते हैं कि आंसर सही क्या है। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी 2, 3, 4 तो सही है पर 1 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये शॉर्ट टर्म लोन क्रेडिट को नहीं प्रमोट करता है। अगर डेवलपमेंट किसी जगह में पैसे देना है तो शॉर्ट टर्म में कैसे वो डेवलप कर पाएगा? डेवलपमेंट के फील्ड में अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उनको तो लॉन्ग टर्म के लिए करना पड़ेगा ना। तो और इसीलिए ये पहला स्टेटमेंट गलत है। बाकी सारे सही है कि हाँ, अगर डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई बैंक अगर इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो गवर्नमेंट उनको बहुत सारे चीज में छूट भी देते हैं, सब्सिडी भी देते हैं, बहुत तरह का उनको डिस्काउंट भी मिलता है, एक तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो कुछ डेवलपमेंट से रिलेटेड, अपने सोसाइटी का डेवलपमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं ना, तो ऐसे चीज में आपको छूट मिल सकता है। ठीक है, और आईडीबीआई को सबसे जब बनाया गया था तभी एपेक्स बॉडी रखा गया था जितने भी डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग क्लाइमेट रिसिलेंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल, CROPC। तो इनसे रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट फिर से दिया हुआ है और करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट में बोल रहा है कि ए फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिपोर्ट ऑन लाइटनिंग इंसिडेंट्स इन इंडिया हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय क्लाइमेट रिसिलेंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल। तो क्या फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो लाइटनिंग से रिलेटेड इंसिडेंट के बारे में प्रिपेयर किया गया है ये CROPC के द्वारा? चलिए देख लेते हैं। फिर बोल रहा है कि ये CROPC इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्लोजली IMD के साथ काम करता है। ये क्या सही बात है? ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है या किसी और भी गवर्नमेंट बॉडी का है या किसी मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? चलिए देख लेते हैं, क्योंकि ये काउंसिल आपको दिख रहा है ना। तीसरा स्टेटमेंट है लाइटनिंग इंसिडेंट्स इन इंडिया अकर मोर इन अरबियन सी। तो लाइटनिंग क्या ज्यादातर अरबियन सी में होता है? मतलब ये मोर इन अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल के से ज्यादा अरबियन सी में होता है, मतलब हमारे वेस्टर्न साइड में ज्यादा होता है ईस्टर्न के कंपेयर में। चलिए देख लेते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 3 गलत है कि लाइटनिंग ना अरेबियन सी की तरफ ज्यादा नहीं होता है, बे ऑफ बंगाल साइड में ज्यादा होता है, और जिसमें उड़ीसा ने सबसे ज्यादा पाया गया है, जबकि लगभग 9 लाख इंसिडेंट लाइटनिंग का पाया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा इस तरह का हुआ था जो कि मैक्सिमम ऑफ एनी स्टेट है, और सबसे कम डेथ जो हुआ ना वो कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में ऐसा पाया गया है। ठीक है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट 3 गलत है, बट बाकी 1 और 2 है ना, हाँ ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये IMD के साथ मिलके ये क्लाइमेट रिसेलेंट ऑब्जर्विंग जो है ना CRPC, ये फर्स्ट ऐसा लाइटनिंग से रिलेटेड इंसिडेंट का पहला ऐसा रिपोर्ट लिख के आए हैं। ठीक है,
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। तो ये नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको करेक्ट ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये करेक्ट जब पूछा जा रहा है तो आप पहले पहले एकदम सबसे पहले सोच लीजिए कि करेक्ट आ गया है, तो आपको उसी हिसाब से स्टेटमेंट को रीड करना होगा, ठीक है। पहले अगर आप इसको लास्ट में करते ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए पहले ही आप ये जैसे देखिए नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, तो सबसे पहले लास्ट का देखिए ये करेक्ट है या इनकरेक्ट पूछ रहा है। जब करेक्ट और इनकरेक्ट हो गया तो आप बढ़िए स्टेटमेंट को रीड करने के लिए, ठीक है। तो मिशन इज जॉइंटली, ठीक है, मिशन इज जॉइंटली स्टीयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एसएनटी एंड डिपार्टमेंट ऑफ ईआईटीवाई, ठीक है। तो ये क्या सही बात है, इन दोनों के द्वारा जॉइंटली काम किया गया है इस सुपर कंप्यूटिंग मिशन में। चलिए देख लेते सही है या गलत। दूसरा बोल रहा है कि द मिशन एनविसेज installing vast supercomputing grid comprising of over 70 high performance computing facilities spread across the country। तो क्या ये सही बात है कि इस तरह का जो बताया गया है डेटा, ये सही है या गलत, या आपको बस एग्जैक्ट हल्का पता होना चाहिए। बट ऐसे जो ये एक्सप्लेनेशन मतलब एग्जैक्टली कुछ बताना चाह रहा है ना, ये हमेशा ज्यादातर सही होता है, ठीक है। ये सब एकदम क्वेश्चन को जो भी क्वेश्चन में उसका ये एग्जैक्ट आंसर होता है। बट ये 70 की जगह मान लीजिए कुछ ज्यादा फिगर देता है ना 700 या इस तरह का कुछ, तब आपको कॉन्ट्राडिक्ट करना होगा, आपको पता करना होगा। मतलब एक बेसिक नॉलेज के हिसाब से आप 700 अगर देता तो वो गलत होता ना। 700 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटी, समझ सकते कितना बड़ा बात होगा हमारे जैसे कंट्री के लिए। तो ये सब चीज़ तो गलत हो जाता है उस जगह में। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, भले ही आप इस टॉपिक से रिलेटेड उतना ज़्यादा रूबरू ना हुए हो पहले, बट ये सब चीज़ पे आप बेसिस पे आप आसानी से कैंसिल आउट करके आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है दिस सुपर कंप्यूटर विल ऑल्सो बी नेटवर्क ऑन द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड ओवर द नेशनल नॉलेज नेटवर्क NKN, ठीक है। तो ये बोला कि ये सुपर कंप्यूटर क्या है, नेटवर्क होगा किसमें, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड ओवर द नेशनल नॉलेज नेटवर्क। क्या ये सही बात है? चलिए देख लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन डी हो गया सही, यानी तीनों के तीनों ही सही है, ठीक है। ये तीनों के तीनों एसएनटी डिपार्टमेंट और जो ईआईटीवाई डिपार्टमेंट है, ये दोनों मिलकर जॉइंटली इसके ऊपर काम कर रहे हैं सुपर कंप्यूटिंग मिशन को बनाने में। 70 हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग फैसिलिटीज लाने का ये लोग सोचे हैं पूरे अक्रॉस द कंट्री। तो ये काफी ज्यादा है, और ये जो मिशन का अप्रूवमेंट कब मिला था, 2016 में, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओपन एग्रीगेट लाइसेंसिंग पॉलिसी OALP। तो इससे रिलेटेड भी हमने काफी बार डिस्कशन किया है, OLP और HELP से रिलेटेड, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग इस बार भी अच्छे से आंसर इसका दे पाएंगे, ठीक है। तो क्या है, 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको करेक्ट ही पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो OLP है ये प्रोवाइड करता है यूनिफॉर्म लाइसेंसेस ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो क्या ये ऑल फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोकार्बन को ये लाइसेंस करने का काम करता है OLP। चलिए देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है फील्ड्स आर ऑफर्ड अंडर प्रोडक्शन शेयरिंग मॉडल। तो फील्ड जितना भी आपको फील्ड अगर आपको मिलेगा इस OLP के अंदर, वो क्या प्रोडक्शन शेयरिंग मॉडल में मिलेगा, और जो कि थ्रू आप मार्केटिंग करेगा, प्राइसिंग फ्रीडम देगा। प्राइस इस तरह का बात है क्या, क्रूड ऑयल या नेचुरल गैस का प्रोडक्शन करने के लिए आपको जो फील्ड मिलेगा वो क्या प्रोडक्शन शेयरिंग मॉडल में मिलेगा। चलिए देख लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। तीसरा स्टेटमेंट है नेशनल डेटा रिपोजिटरी has been created to provide explorers data on the country's repository, allowing them to choose fields according to their capabilities। तो क्या अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज के हिसाब से चूज करने का मौका देगा क्या इस OLP के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी हाँ, अपने जो चूज करने का जो मौका दिया जाएगा ना, कैपेबिलिटी के हिसाब से जो भी है वो चूज कर सकते हैं। उसके अलावा OLP क्या करेगा, एक यूनिफॉर्म लाइसेंसेस करने का, वो भी सारे के सारे फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन का लिए वो लाइसेंस देंगे। बट ये स्टेटमेंट टू गलत है, क्योंकि ये जो फील्ड जो ऑफर करेंगे ना, वो प्रोडक्शन शेयरिंग मॉडल पे नहीं, वो करेंगे रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे करेंगे, ठीक है। बाकी सारा चीज इसका सही है, बट ये प्रोडक्शन शेयरिंग मॉडल नहीं है। आप एक बार अच्छे से इससे रिलेटेड अगर आपको पता है तो सही बात है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तब मैं जाके कुछ इसके से रिलेटेड आपको बता सकूं, इसके बारे में कुछ अच्छा सा आपको। ये जितना भी डाउट्स आ रहा है ना, आप एक जगह सबको लिखिए और मुझे सबको कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं इससे रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल जो है ना, ये और प्रोडक्शन शेयर मॉडल में
काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है, और इनको लेके ना पहले ज़्यादातर ना इसी मॉडल पे काम करते थे हमारे गवर्नमेंट। बट अब क्या हुआ, रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे आ गए, क्योंकि उनमें उनको लग रहा था कि बहुत सारा मतलब एक तरह से लूप होल्स उनको मिल गए थे प्रोडक्शन शेयरिंग मॉडल में। तब वो रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल में आ गए कि पहले ही बोल देंगे कि आप लोग जो भी इन्वेस्टर्स है, जो भी कंपनी अपना इस तरह का ऑयल फील्ड से रिलेटेड या हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड आ रहे हैं ना आप काम करने, तो आपको पहले ही अपना ऑक्शन करना होगा कि आपको कितना एरिया चाहिए, किस किस एरिया में कितना एरिया, कितना चीज़ आप निकालना चाह रहे हैं, कितना आप हाइड्रोकार्बन का ये जो फॉर्म है इसको आप एक्सप्लोर करना चाहोगे, पहले आपको डिक्लेयर करके आप चूज कर लो, तब जाके आप उसी हिसाब से हम लोग शेयरिंग करेंगे रिवेन्यू का। ठीक है, तो ये सब चीज हो गया, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग साइबर डोम। तो साइबर डोम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब जो ये बायोटेक से रिलेटेड ये टॉपिक बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था, साइंस एंड टेक वाले सेक्शन में भी। तो देखते हैं, इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट ही पूछा जा रहा है। तो बोला जा रहा है कि इट इज द नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर्स प्रीमियर फैसिलिटी डेडिकेटेड टू प्रिवेंट साइबर क्राइम एंड मिटिगेट साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। तो ये क्या सही बात है कि ये जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर है, ये फैसिलिटी क्या करेगा, डेडिकेट करेगा टू प्रिवेंट साइबर क्राइम। तो एक तरह से ये तो देखिए आपको एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऐसे स्टेटमेंट ज्यादातर तो सही होते हैं। चलिए देख लेते हैं फिर भी कि ये नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर से है या किसी और से। ठीक है, तो इसके लिए आपको एग्जैक्ट पता होगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है साइबर डोम वाज डेवलप्ड साइबर सर्विलेंस टूल्स टू डिटेक्ट एंड कन्विक्ट दोज रिस्पांसिबल फॉर इंडस्ट्रियल एस्पियोनेज। इंडस्ट्रियल एस्पियोनेज मतलब हो गया आपको एक तरह से स्पाई टाइप का। ठीक है, तो इस तरह का काम करेगा साइबर डोम। तो चलिए देखते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा बी। स्टेटमेंट 2 तो सही है, ये साइबर डोम क्या करेगा, एक तरह से इंडस्ट्रियल एस्पियोनेज मतलब इंडस्ट्रियल स्पाई टाइप का काम करेगा ये साइबर डोम। बट स्टेटमेंट 1 गलत है, क्योंकि ये नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर नहीं है, ये केरला पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रीमियर फैसिलिटी जो डेडिकेट होगा किस पे, साइबर क्राइम को प्रिवेंट करने में, और कैसे करके हम मिटिगेट कर सकेंगे, मतलब केरला के पुलिस मिटिगेट कर पाएंगे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट को, इसलिए ये एक साइबर डोम बोल के उन्होंने लेके आया। ठीक है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको करेक्ट पूछा जा रहा है। ये भी साइंस एंड टेक से रिलेटेड ही है, चलिए देखते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस यूजिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ ओशन एनर्जी सच एज टाइडल वेव एंड ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन आर कंसिडर्ड एज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो क्या ये सारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इनका नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी में डिफरेंस पता होगा। तो चलिए, पहला स्टेटमेंट क्या कीवर्ड हो गया आपको, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो दूसरा स्टेटमेंट है ये जो ऑस्मोटिक एनर्जी होता है ना, इज द एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द movement of water across a membrane between a salt water reservoir and fresh water reservoir। तो बोल रहे हैं कि एनर्जी जो प्रोड्यूस हुआ मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो ये क्या सही बात है? ऑस्मोटिक एनर्जी जो होता है, ये इसके बीच का जो डिफरेंस होता है ना, सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर, ये दोनों के बीच में होता है या किसी और दोनों वाटर रिजर्वर के बीच में होता है? चलिए देख लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 2 तो सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है। क्योंकि जो हाल ही में गवर्नमेंट ने क्या किया, जितना भी एनर्जी है ना ओशियन एनर्जी से जो भी है, आप ओशियन से रिलेटेड आप जो एनर्जी अगर निकाल रहे हैं ना, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसको रिन्यूएबल एनर्जी में ही रखने का उन्होंने घोषित किया है। ठीक है, और दूसरा जो ऑस्मेटिक एनर्जी से रिलेटेड ये जो बात है ना, ये क्या है, ये सही है। क्योंकि आप जब कोई जैसे आप डेल्टा एरिया जहाँ होता है, जैसे ये रिवर हो गया, ठीक है, ये रिवर आया और ये पूरा समुद्र है। ठीक है, तो ये रिवर जैसे ही यहाँ आया उसके बाद वो डेल्टा तरह का फॉर्म होगा, तो ये क्या है, फ्रेश वाटर है। और यहाँ पे क्या है, ये सॉल्ट वाटर। ठीक है, ये सॉल्ट वाटर है। तो ये सॉल्ट वाटर और ये फ्रेश वाटर जब वो दोनों एक जगह में मिलता है ना, तो ये इस तरह का एक प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, इस तरह का एक क्रिएट होता है। ठीक है, इस तरह का ऐसे जाएगा। तो ये क्या होता है, ये जब ऐसे चीज होने लगते हैं ना, तो क्या करेंगे, इस जो ये जो फोर्स है ना, इस फोर्स का यूज किया जा सकता है टरबाइन को घुमाने में। और जब अगर टरबाइन अगर घूमेगा, तो टरबाइन घूमेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो इसलिए बोला जा रहा है कि ऑस्मोटिक एनर्जी ना, इसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक एनर्जी, जो इस तरह का जब दो अलग अलग रिजर्वियर एक साथ, मतलब सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर जब मिलते हैं ना, तो इस तरह का जब जनरेट होता है एनर्जी, इस एनर्जी को बोलते हैं ऑस्मोटिक एनर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी से रिलेटेड हमने पहले भी डिस्कस किया है, तो आज कुछ और क्वेश्चन भी, मतलब एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और हमें करेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है कि हेपेटाइटिस सी जो है ना, ये एक लिवर डिजीज है। ठीक है, लिवर डिजीज है, चलिए देख लेते हैं। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि द मोस्ट कॉमन मोड्स ऑफ इन्फेक्शन आर थ्रू एक्सपोजर ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ ब्लड। तो जब ब्लड के द्वारा क्या ये एक्सपोजर ज्यादा होता है हेपेटाइटिस सी का, चलिए देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि हेपेटाइटिस सी ऑल्सो स्प्रेड्स थ्रू ब्रेस्ट मिल्क, फूड एंड वाटर।
तो क्या इन तीनों माध्यम से भी क्या हेपेटाइटिस सी फैलता है ब्लड के साथ साथ? चलिए देख लेते हैं। फिर चौथा स्टेटमेंट बोल रहा है कि पीपल विद HIV इन्फेक्शन आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन। तो मतलब क्या, जिनका बोला जा रहा है कि जिनको HIV इन्फेक्शन रहता है उनको हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन होने का मतलब ज़्यादा रिस्क है क्या? तो इंक्रीज रिस्क है कि डिक्रीज रिस्क है? तो ये सारा ये सब कीवर्ड हो गया ये चारों स्टेटमेंट का। चलिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, हम आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 to 4 तो सही है कि हाँ जिनको HIV है उनको हेपेटाइटिस सी होने का ज़्यादा चांसेस है, और ये एक लीवर डिजीज है। उसके अलावा ये भी बात है कि कॉमन मोड है, जो भी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ब्लड के साथ ना ये एक्सपोजर अगर यदि हुआ, आप खून से खून अगर किसी का टच होता है ना, तो वो आपको हेपेटाइटिस सी का अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आपको सामने वालों को भी हो जाएगा अगर खून से खून किसी का टच होता है। बट ये गलत है कि ब्रेस्ट मिल्क या फूड या वाटर के माध्यम से ये हेपेटाइटिस सी क्या होगा, क्रॉस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट 3 गलत है, बाकी 3 सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज ये हम 20 क्वेश्चन से ज्यादा थोड़ा बस 2 एक्स्ट्रा किए हैं, 22 क्वेश्चन तक है। क्यों किए हैं? क्योंकि आज मुझे सारा क्वेश्चन कंप्लीट करना था नवंबर मंथ का सीरीज को। तो सॉरी, आपको मुझे ये सारा जो है ना धीरे धीरे करके कंप्लीट करना है जल्द से जल्द। तो इसलिए मैं नवंबर जब आज से स्टार्ट किया हूँ तो थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा कि 20, 22, 23, मैक्सिमम 25 जाऊंगा, उससे ज्यादा कभी नहीं जाऊंगा। जितना ज्यादा मैं यहाँ क्वेश्चन ला रहा हूँ ये आपके लिए उतना ही रामबाण है। तो प्लीज आप ऐसा मत सोचिए कि कभी ज्यादा हो गया या वीडियो लेंथ से जा रहा है, तो उस पर आप मत रहिए, बस अपना थोड़ा टाइम दीजिए और सब कुछ आपको आसानी से होगा। बस टाइम देने का काम है, बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ देंगे। ठीक है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड आपको 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको करेक्ट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट में बोल रहा है कि जो एनडीबी है एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि ब्रिक्स के द्वारा स्टेबलाइज किया गया है। तो क्या सही बात है? चलिए देखते हैं ब्रिक्स के द्वारा है या शार्क के द्वारा स्टेबलाइज किया है या और किसी बिम्स्टेक के द्वारा स्टेबलाइज किया है। तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, तभी जाके आप ऐसे स्टेटमेंट को सही कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन सीक लोन असिस्टेंस फ्रॉम एनडीबी। तो अगर स्टेट किसी का कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो भी है ना इंडिया का टोटल, तो अगर किसी स्टेट को अगर लोन चाहिए होगा तो एनडीबी से वो लोन ले सकता है। क्या ये सही बात है? चलिए देख लेते हैं। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ एनडीबी। तो इंडिया क्या सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है या फर्स्ट लार्जेस्ट शेयर होल्डर या थर्ड है? तो इसका आपको पता होना चाहिए, तब जाके आप इसका आंसर कर पाओगे। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें पूछा जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी स्टेटमेंट 1 और 2 तो सही है कि हाँ स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी को कोई स्टेट गवर्नमेंट हमारा अगर लोन चाहता है तो एनडीबी से वो लोन ले सकते हैं। उसके अलावा एनडीबी जो है वो ब्रिक्स के द्वारा ही बनाया गया है। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर इंडिया नहीं है, क्योंकि ये ना जितने भी यहाँ के मेंबर है ना, पांचों का पांचों, ये इक्वल मेंबर है, अपना इक्वल वोटिंग राइट्स भी रखे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया इसमें ज्यादा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑक्सीटॉसिन। तो ऑक्सीटॉसिन जो से रिलेटेड ना आपको 3 स्टेटमेंट फिर से दिया हुआ है और करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। ये ऑक्सीटॉसिन पिछले 2 साल से काफी बार न्यूज में आ चुका है और काफी बार बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। तो एक और मैं क्वेश्चन इसलिए मजबूर हो गया इस क्वेश्चन को लाने में क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ऑक्सीटॉसिन जो है ना इज अ हार्मोन दैट इज मेड इन द ब्रेन इन द हाइपोथैलेमस। तो ये क्या सही बात है? जो कि ब्रेन में हाइपोथैलेमस जो पार्ट है ना, वहां से ये क्या ऑक्सीटोसिन फॉर्म होता है। चलिए देख लेते हैं। फिर बोल रहा है दूसरा स्टेटमेंट कि इट एक्ट्स बोथ एज हार्मोन एंड ब्रेन न्यूरो ट्रांसमीटर। तो ये हार्मोन और न्यूरो ट्रांसमीटर दोनों की तरह ये काम करता है क्या? चलिए देख लेते हैं। तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि द गवर्नमेंट प्रमोट्स द यूज ऑफ ऑक्सीटॉसिन इन एग्रीकल्चर एंड ये। तो क्या गवर्नमेंट प्रमोट किया है इस ऑक्सीटॉसिन का यूज करना एग्रीकल्चर और डेयरी इंडस्ट्री में? चलिए देख लेते हैं। स्टेटमेंट हमें करेक्ट पूछा जा रहा है, कौन सा इसमें सही है। तो ऑप्शन सी हो गया सही, यानी 1 और 2 तो सही है। जो दोनों बात बोला ना ऑक्सीटॉसिन से रिलेटेड, ये हाइपोथैलेमस वाला बात या न्यूरोट्रांसमीटर और हार्मोन से रिलेटेड, ये दोनों के दोनों ही चीज सही है। बट तीसरा गलत है क्योंकि गवर्नमेंट प्रमोट नहीं कर रहा है, इसको बैन किया हुआ है। ठीक है, ऊपर से सारे प्राइवेट फार्म्स को बैन कर दिया कि आप इसका ना ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ना ही सेल करेंगे। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। ठीक है, इसी के साथ हम आज के लेक्चर को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन वाले जो सीरीज है इसको एंजॉय कर पा रहे होंगे और ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट भी कर पा रहे होंगे। जो हमारे फ्रेंड्स अटेम्प्ट नहीं कर पाए तो प्लीज निराश ना हो, बस अपना प्रैक्टिस करते रहें, अपनी गलतियों को सुधारें, खोजें गलती कहाँ का है। अगर कुछ आपको लग रहा है तो प्लीज मेरे से कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं आप कि आप कहाँ पे आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है आपको अपनी गलती खोजने में, तो प्लीज हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको जल्द से जल्द जरूर सोल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।